हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह का केस है जिसे आप सीधा साइट नहीं कर सकते, तो आप ये समझ लें कि वो केस आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में काम आएगा। ठीक है, केसेस के थ्रू ही कानून को समझा जाता है। तो अगर आप उस केस को नहीं किसी आंसर में यूज कर रहे हैं, तो आप उसे अपने कंसेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करते हैं। यू यूज इट, यू रीड इट टू बेटर अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट और लॉ। दैट्स हाउ यू रीड लॉ। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। आज का पहला केस है संजय तिवारी वर्सेस युगल किशोर। अब केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। हुआ क्या कि संजय तिवारी जो कि प्लेंटिफ हैं, उन्होंने एक ओरल अग्रीमेंट किया 2 दिसंबर 2002 को, और उस ओरल अग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने एक ज़मीन खरीदी। कंसिडरेशन उन्होंने नेक्स्ट डे ही दे दिया डिमांड ड्राफ्ट्स के थ्रू, और पूरा कंसिडरेशन दे दिया। ही डिड नॉट पे इन पार्ट्स, ही पेड द इंटायर अमाउंट इन फुल। अब उन्होंने पोजेशन भी ले लिया है, द पोजेशन वाज डिलीवर्ड टू हिम, और उन्होंने एविडेंटली जो भी उनका लैंड उन्होंने पोजेस किया था उसके आसपास उन्होंने बाउंड्री भी कंस्ट्रक्ट करवा ली। ठीक है, अब युगल किशोर जो है हमारे डिफेंडेंट, इन्होंने कहा कि भाई आप ये बाउंड्री वगैरह मत करवाइए कंस्ट्रक्ट, क्योंकि इस लैंड का एक हिस्सा मैं पहले ही बेच चुका हूँ। ये पूरा आपको मैंने नहीं बेचा है, इसका एक हिस्सा मैं पहले किसी और को बेच चुका हूँ। तो इनका कहना था कि भाई क्या बात हो गई, ये बात तो तुम मुझे पहले बताते जब मैं खरीद रहा था। बातचीत सारी हो गई, पैसा मैंने दे दिया डिमांड ड्राफ्ट्स के थ्रू, रिसीट भी तुमने मुझे दे दी। अब तुम मुझसे कहते हो नहीं, जमीन का एक हिस्सा जो है मैं किसी और को बेच चुका हूँ, उन्होंने पोजेशन भी ले रखा है। तो दिस इज नॉट राइट। आप जो भी आपने मुझसे वादा किया है इतनी जमीन मुझे देने का, इतने पैसे में आप मुझे पूरा दीजिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का उन्होंने सूट फाइल कर दिया। अच्छा, जो क्लेम था उसमें उन्होंने क्लेम युगल किशोर के अगेंस्ट ही डाला था, क्योंकि जमीन इनकी थी। टर्न्स आउट कि भाई जो बाकी जो लोग थे, जो जमीन के एविडेंट हिस्सेदार थे, क्योंकि युगल किशोर ने उन्हें भी 0.50 एकड़ बेच दिया था, या उनके साथ अग्रीमेंट कर रखा था कि इनको बेचा है मैंने 0.50 एकड़ आउट ऑफ द इंटायर लैंड दैट वाज सोल्ड टू मिस्टर संजय तिवारी। ये डिफेंडेंट्स 2 और 3 हैं, इनको नेसेसरी पार्टी डीम करके केस में लेटर ऑन इम्प्लीड कर लिया गया। ठीक है, अब जब ये इम्प्लीड हुए तो इन्होंने काउंटर क्लेम फाइल किया। ठीक है, काउंटर क्लेम जो है वो ऑर्डर 8 में फाइल किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। ऑर्डर 8 रूल 6। अब काउंटर क्लेम जो उन्होंने फाइल किया वो उन्होंने संजय तिवारी के अगेंस्ट फाइल नहीं किया, ये काउंटर क्लेम उन्होंने युगल किशोर के अगेंस्ट फाइल किया, को डिफेंडेंट। और इस को डिफेंडेंट के अगेंस्ट उन्होंने ये क्लेम डाला कि भाई आप पूरे लैंड को हमें ट्रांसफर कीजिए। दे सॉट performance and transfer of the entire land, not just that 0.50 acre। अब ट्रायल कोर्ट ने एडमिट कर लिया, फिर हाई कोर्ट से भी प्रॉपर रिलीफ नहीं मिली, और फाइनली संजय तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, अब फॉलोइंग इश्यूज केम इनटू लाइट। ये इश्यूज कोर्ट ने फॉर्मुलेट किए कि भाई काउंटर क्लेम को क्या को डिफेंडेंट से अगेंस्ट रेज किया जा सकता है। काउंटर क्लेम हम सब समझते हैं क्या होता है ना, कि लेकिन क्या काउंटर क्लेम को डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी रेज किया जा सकता है। दिस वुड रिक्वायर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6A, है ना। दूसरा जो इशू था वो ये कि क्या लिमिटेशन इस तरह के काउंटर क्लेम्स को बार करेगा। काउंटर क्लेम को फाइल करने की एक अवधि है जो सीपीसी ने प्रोवाइड कर रखी कि इस बीच आप काउंटर क्लेम को फाइल कर सकते हो। क्या लिमिटेशन इस तरह के काउंटर क्लेम पे भी लगता है। तो कॉज ऑफ एक्शन वर्सेस डेट ऑफ प्लीडिंग। उसके बाद इम्प्लीडमेंट का इफेक्ट क्या होता है, दिस इज द थर्ड इशू, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीडमेंट एंड डज इट वैलिडेट दिस काइंड ऑफ काउंटर क्लेम, दैट इज द थर्ड इशू। तो नॉन जॉइंडर वर्सेस मेंटेनेबिलिटी के बीच का एक डिफरेंस। ओके, अब कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे वो समझ लेते हैं। अच्छा, अब कोर्ट सबसे पहले तो नेचर एंड स्कोप ऑफ काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम
under order rule 6A properly provides what counter claim is. counter claim क्या है? एक क्रॉस एक्शन जो कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट लेता है, ये है काउंटर क्लेम. सेक्शन प्रोविजन के हिसाब से, नॉट सेक्शन, ऑर्डर रूल 6 के हिसाब से, it must be raised on same or connected cause of action or one accrued before filing defense. या तो वो सेम या कनेक्टेड कॉज ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, या फिर वो एक ऐसे एक्शन पे होना चाहिए जो डिफेंस फाइल करने से पहले अक्रू किया हो. इसी तरह के कॉज ऑफ एक्शन पे आप काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हो और डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट ही उसे फाइल कर सकता है. ठीक है. 2 केसेस भी कोर्ट ने साइड किए हैं, रोहित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड राजुल मानो शाह वर्सेस किरण भाई शकरा भाई पटेल. ये तो लेटेस्ट 2025 का ही केस है, जिसमें ये एस्टैब्लिश किया गया था दैट अ काउंटर क्लेम for specific performance requires establishing a right before raising claims against the plaintiff. The court held that the counter claim against co-defendant cannot survive under order 8 rule 6A of CPC and clarified that impleadment of defendants 2 and 3 saved the suit from non-joinder defect but did not validate their counter claim. Non-joinder का effect जो है, जो पूरे के पूरे केस को रिडंडेंट बना सकता है, उसको उस एक फेटल इफेक्ट से बचाने के लिए ये जॉइंडर किया गया. एंड द ओनली थिंग दैट इट क्योर्स इज दैट फेटालिटी दैट माइट हैव हैपेंड इफ दीज पार्टीज वर नॉट इम्प्लीडेड, इफ दीज पार्टीज डिड नॉट जॉइन द कॉज. ठीक है, बस इतना ही इनका रोल है. इनको ये परमिशन नहीं मिलती कि ये को डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही काउंटर क्लेम फाइल कर दे. सीपीसी ही इस तरह का कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है. अगला कोर्ट लिमिटेशन पे आता है. कोर्ट फाउंड नो रीजन टू ग्रांट लिबर्टी टू फाइल सेपरेट सूट, क्योंकि क्लेम जो था वो लिमिटेशन से भी बाहर था, एंड सेट असाइड काउंटर क्लेम वाइल अलाउइंग द सिविल अपील. अब कॉज ऑफ एक्शन 2002 में अराइज हुआ, जो कि मैंने आपको अभी फैक्ट्स के दौरान बताया. इम्प्लीडमेंट काउंटर क्लेम 2006 में आया है, लिमिटेशन से बाहर हो गया. कोर्ट ने एक्सप्रेसली कहा कि भाई a barred cause or a barred claim cannot be revived under the pretext of avoiding multiplicity of litigations. Just because आप multiplicity avoid करना चाहते हैं, number of claims को avoid करना चाहते हैं, तो आप सारे claims को एक साथ कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दें. बात समझ आती है, लेकिन उन क्लेम्स को भी आप प्रेजेंट कर दें जो कि प्रेजेंट करने लायक ही नहीं बचे हैं, जिनका लिमिटेशन विच आर नॉट मेंटेनेबल इन लॉ, आप उनको अंडर दिस प्रीटेक्स्ट कोर्ट के सामने नहीं रख सकते. इम्प्लीडमेंट का इफेक्ट क्या होता है, ये थर्ड इशू था. इम्प्लीडमेंट नॉन जॉइंडर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इम्प्लीडमेंट जो है वो नॉन जॉइंडर के डिफेक्ट को तो क्योर कर सकता है, लेकिन इम्प्लीडमेंट अलग से कोई सब्सटैंटिव राइट क्रिएट नहीं करता, या अदरवाइज नॉन मेंटेनेबल क्लेम्स को वैलिडिटी नहीं दे देता है. तो फाइनल डिसीजन यही था कोर्ट का कि भाई सिविल सूट जैसा है वैसे प्रोसीड करेगा, काउंटर क्लेम को आप सेट असाइड कर दीजिए, और फ्रेश सूट को फाइल करने की भी लिबर्टी नहीं दी गई क्योंकि इट वाज बार्ड बाय लिमिटेशन. ठीक है. सो काउंटर क्लेम इज डेफिनेटली अ स्टैट्यूटरी राइट, बट इट इज अवेलेबल एज अ स्टैट्यूटरी राइट ओनली अगेंस्ट द प्लेंटिफ, नॉट अगेंस्ट co-defendants. Co-defendants directed counter claim is inherently defective, मतलब वो बिल्कुल ही गलत है. लिमिटेशन काउंटर क्लेम्स पे पूरी तरह से अप्लाई करता है, और इम्प्लीडमेंट से कोई नया इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता जो आपको नया केस करने की परमिशन दे दे. ठीक है, ये है केस. अब काउंटर क्लेम क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑर्डर 8 रूल 6A से 6G में ये एनश्राइंड है. 27th लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1964 ने रेकमेंड किया था कि आप राइट टू फाइल अ काउंटर क्लेम को सिविल प्रोसीजर में सेटअप कीजिए, डिफेंडेंट को आपको ये राइट देना चाहिए. एज एन आफ्टरमैथ ऑफ द रिकमेंडेशन 1976 में 6B से 6G तक ये अमेंडमेंट ला दिया गया. कंसेप्ट क्या है? इट इज अ क्लेम विच इज इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ द
plaintiff. When the cause of action arises against the plaintiff, the defendant gets the right to submit that claim along with the written statement. It is considered as a plaint by the defendant. इसे defendant की तरफ से फाइल हुई plaint माना जाता है plaintiff के claim के against में, and it is dealt in the same manner as a plaint. और इसे plaint की तरह ही treat किया जाता है. Furthermore, plaintiff के पास opportunity होती है इस counter claim के against written statement फाइल करने की. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मीदास वर्सेस नानाबाई में ये होल्ड किया था कि काउंटर क्लेम फाइल करने का राइट जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है. दिल्ली हाई कोर्ट ने गैसटेक प्रोसेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस साइपेन में डिसाइफर किया था कि डिफेंडेंट के हाथों में दिया गया बहुत ही स्पेशल वेपन है, प्रिविलेज की तरह, इसे बहुत कॉशियसली यूज करना चाहिए और कोर्ट को सिर्फ पर्पस ध्यान रख के काउंटर क्लेम को एडमिट करना चाहिए. सबसे पहले तो द आइडिया इज टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स. कोर्ट ऑफ लॉ के टाइम को सेव करने के लिए, सिविल प्रोसीजर को पार्टीज के लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए और ट्रायल्स को टाइमली निपटाने के लिए, बस यही ऑब्जेक्ट है. इसके अलावा अगर कोई और ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता दिखाई दे रहा है तो फिर वो काउंटर क्लेम का इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव नहीं है. कोर्ट शुड डिसमिस इट. ठीक है, टाइम क्या है? 3 सिचुएशन में काउंटर क्लेम को फाइल किया जा सकता है. पर सबसे पहले बिफोर और आफ्टर फाइलिंग द सूट. ऑब्वियसली बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस डिलीवर करने से पहले, बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस एक्सपायर्ड. अपने डिफेंस की डिलीवरी का जो टाइम है, जो लिमिटेशन है, उसके एक्सपायर होने से पहले कभी भी वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है. मोडस रिटन स्टेटमेंट को अमेंड करके विद द लीव ऑफ द कोर्ट सेटिंग अप काउंटर क्लेम मेंशनिंग इनटू सब्सीक्वेंट प्लीडिंग प्रिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 9. एसेंशियल्स क्या हैं? डिफेंडेंट फाइल करेगा, इंडिपेंडेंट क्लेम के लिए फाइल करेगा जिसका नेचर सेपरेट होगा, प्लेंटिफ के अगेंस्ट होगा, को डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है कुछ सिनेरियोज में. यहाँ पे उन सिनेरियोज को एडमिट नहीं किया गया था. It must be in respect of any incident that happened before or after the filing of the suit. Appellate stage पे या appellate authority के सामने फाइल नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो ये था केस. सिंपल सा केस है, अच्छा केस है काउंटर क्लेम का, आप इसे साइड कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. ठीक है, अगले पे आ जाता है रहीमुद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब ये पासपोर्ट इशुएंस पे है कि क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान पासपोर्ट इशू किया जा सकता है. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जब पेंडिंग है और अगर इशू कर रहे हैं तो फिर क्या होगा वो, मतलब व्हाट वुड बी द गाइडलाइंस दैट आर टू बी फॉलोड व्हेन अ पासपोर्ट इज इशूड टू अ पर्सन हु इज फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस और हु इज फेसिंग अ क्रिमिनल ट्रायल. ठीक है, अब इसमें पेटिशनर रहीमुद्दीन जो है वो उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है. सेक्शन 447 आईपीसी एंड सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984. अब इस पेंडिंग क्रिमिनल केस की वजह से ये पासपोर्ट की इनकी जो एप्लीकेशन थी वो बार बार रिजेक्ट हो रही थी अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज एफ ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट 1967. ठीक है, विच ऑथराइजेज द अथॉरिटीज टू रिफ्यूज पासपोर्ट अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है. उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की कि भाई मुझे पासपोर्ट अप्लाई करना है और मुझे पासपोर्ट दिया जाए. राइट टू ट्रैवल अब्रॉड मेरा फंडामेंटल राइट है. मेनका गांधी में से होल्ड भी किया गया था. और जब तक कि भाई जजमेंट नहीं आता तब तक तो मैं इनोसेंट हूँ इन द आइज ऑफ लॉ, है ना. दैट इज आवर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो फिर हाउ कैन यू penalize me something that has not been proven yet. चलो ठीक है, हाई कोर्ट ने इस बात पे अलाउ कर दिया कि चलो आपको पासपोर्ट दे देंगे हम, है ना. you are allowed to apply for passport and your application will not be rejected thereafter. अब इसी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उसने एनओसी ऑब्टेन कर ली पीलीभीत सीजीएम पीलीभीत से और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया. रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने पासपोर्ट इशू कर दिया लेकिन 1 ही साल की वैलिडिटी के साथ किया. अभी स्टैंडर्ड क्या होता है कि पासपोर्ट 10 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, बट रहीमुद्दीन को सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी का मिला. रहीमुद्दीन ने उसी चीज को चैलेंज कर दिया. अभी कोर्ट ने जनरल रूल को रीइटरेट किया है. ठीक है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को पढ़ लेते हैं. कोर्ट एग्जामिन सेक्शन 6 क्लॉज 2 क्लॉज एफ ऑफ द पासपोर्ट एक्ट, जिसने मैंडेट करा हुआ है कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है तो पासपोर्ट को रिफ्यूज किया जा सकता है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करके अंडर सेक्शन
22 एक जीएसआर मतलब को इशू करने की पावर रखती है। जीएसआर इशू किया भी था उन्होंने 1993 में, एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ऐसे ऐसे लोगों को पासपोर्ट अप्लाई करने की परमिशन थी, उनको पासपोर्ट दे भी दिया जाएगा और ये एग्जेम्पशन, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द फैक्ट दैट दे कैन नॉट अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। अब नोटिफिकेशन के की प्रोविजंस क्या थे को, इसमें ये कहा गया कि अगर कोर्ट एक पीरियड स्पेसिफाई करता है कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक के बीच का पासपोर्ट आपको अलाउड है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो लेट्स से कि कोर्ट ने कहा कि आपको 2006 से लेकर 2010 तक का पासपोर्ट आपको अलाउ है, तो 2006 से वैलिडिटी शुरू होगी, 2010 में खत्म हो जाएगी। 4 साल की कोर्ट ने वैलिडिटी अलाउ की, 4 साल का वैलिड पासपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस ने इशू कर दिया। ये तब है जब कोर्ट पीरियड मेंशन करे। अब कोर्ट अगर पीरियड मेंशन ही ना करे तो पासपोर्ट ऑफिस के पास बस इतनी अथॉरिटी कि वो 1 साल की वैलिडिटी का पासपोर्ट दे दे और ये पासपोर्ट ईयरली बेसिस पे रिन्यू कराया जा सकता है अंटिल द केस इज डिस्पोज्ड, ठीक है, जब तक कि जजमेंट नहीं आता कन्विक्शन या अक्विटल का। अब यही तो किया पासपोर्ट ऑफिस ने। कोर्ट ने, इफ कोर्ट डजंट स्पेसिफाई पीरियड, इशू पासपोर्ट फॉर 1 year ओनली। 1 year passports can be renewed annually if applicant hasn't traveled and court order remains valid। अगर कोर्ट ने अपने ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं किया है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि अब आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तब तक करवाते रहो उसे रिन्यू, ठीक है। अब ऑफिस मेमोरेंडम 2019 ने क्लैरिफाई किया था कि इस नोटिफिकेशन 1993 का जो जीएसआर नोटिफिकेशन था उसकी स्टैट्यूटरी फोर्स है, उसे स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में कोर्ट ने मेनका गांधी, सतवंत सिंह स्वानी के जजमेंट को रेफरेंस किया कि भाई लोगों को राइट टू ट्रैवल है अंडर आर्टिकल 21, बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट right, unregulated. Of course it has to pass through the scrutiny of fairness, reasonableness and non-arbitrariness, but it still cannot be an unregulated absolute right. There are still conditions that can be imposed अगर situation इस तरह की है तो। सतवंत सिंह स्वानी में स्टैब्लिश किया गया था कि जनरली लोगों को पासपोर्ट का हक है एंड दे शुड बी गिवन अ पासपोर्ट अनलेस देयर इज अ रीजन एंड यू नीड टू टेल देम द रीजन। कोई स्टैट्यूटरी जस्टिफिकेशन के बिना आप किसी को भी पासपोर्ट डिनाई नहीं कर सकते और वो जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि हमने आपका पासपोर्ट क्यों डिनाई किया है, क्यों रिफ्यूज किया है। कोर्ट के होल्डिंग डायरेक्शन, प्रिंसिपल होल्डिंग 1 year की वैलिडिटी जस्टिफाइड है क्योंकि कोर्ट के एनओसी में ड्यूरेशन मेंशन नहीं थी। पासपोर्ट अथॉरिटी ने वही किया है जो उनको करने को कहा गया था। कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है 10 year पासपोर्ट का, तो आप 10 year पासपोर्ट को एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू आर and you're facing trial. Of course we are not deeming you guilty, we are not holding that you are a criminal, but we cannot completely ignore the fact कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे तो हैं ही। एनुअल रिन्यूअल भी अवेलेबल है भाई। 1 साल का पासपोर्ट हमेशा मतलब 1 साल के पासपोर्ट के बाद आप कभी पासपोर्ट ही नहीं बनवा पाएंगे, ऐसा थोड़ी है। आफ्टर 1 year you can get your passport renewed until the court, unless the court says anything otherwise। के अलावा तो सब कुछ ओपन है ही, ठीक है। अथॉरिटीज को डायरेक्शंस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स को, एप्लीकेंट्स को बताना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर कि भाई पासपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता, दिस इज नेसेसरी। कुछ डायरेक्शंस आए हैं, एक बार एनओसी आ गई तो 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज कीजिए, पासपोर्ट इशू कर दीजिए और वेरिफिकेशन रिपोर्ट पुलिस को 4 हफ्ते में सबमिट करनी है। कुछ जनरल डायरेक्शंस आए हैं। पासपोर्ट एक्ट ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन राइट टू ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। कोई डाउट है, समझने में कोई परेशानी हुई है तो आप कमेंट्स में लिख के हमें बताइए, हम डेफिनेटली उससे सॉल्व करेंगे। और भी कोई अगर परेशानी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आपको अच्छे से उसको क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।